यार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए, फिर आज के सेशन की लोग शुरुआत करेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण वाले प्रश्नों को करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए, ताकि बाकी जो साथी नहीं जुड़ पाए तो उन लोगों तक भी क्लास की नोटिफिकेशन पहुंच सके और बाकी भाई बहन भी इस सेशन के साथ जुड़ सके। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा, जाकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही साथ चैट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिख रहा है, तो टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाएगा, जहां पर आपको इस क्लास की पीडीएफ, बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स, नोटिफिकेशन, सारी चीजें आपको मिलती हैं। साथ ही साथ अगर आप मेरे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, तो आपको पर्सनली नोटिफिकेशन और बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स, पीडीएफ, सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलेंगी। साथ ही साथ अगर आपको कोई डाउट होता है तो भी आप यहाँ पर पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको कोई डाउट है तो भी आप यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों ने सेशन को लाइक कर दिया होगा, शेयर कर दिया होगा, चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को हम लोग शुरू करेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? पहला प्रश्न आपसे कह रहा है, मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? दारोगा कहा जाता था, सूबेदार कहा जाता था, फौजदार कहा जाता था, या फिर कोतवाल कहा जाता था? तो बताइएगा क्या हो जाएगा। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। पहले प्रश्न की बात करेंगे। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? दारोगा कहते थे, फौजदार कहते थे, सूबेदार कहते थे, या फिर कोतवाल कहते थे? चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे, और जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं सभी लोग सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा। पुलिस बल के मुखिया को क्या कहेंगे? तो क्या आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे, कोतवाल कहते थे, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करेंगे मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहते थे? कोतवाल कहते थे। आज भी आप ये सारे शब्द सुनते होंगे, ठीक है। आप भी आज भी आपको ये सारे शब्द सुनने को मिलते होंगे कि कोतवाल साहब आए हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा? तो पुलिस बल का जो मुखिया होता था वो क्या कहलाता था? कोतवाल कहलाता था। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? देखो ये भारत के पहले गृह मंत्री हैं, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएंगे, ठीक है। भारत के पहले गृह मंत्री आपसे पूछ रहा है कौन है? सरदार पटेल है, मोरारजी देसाई हैं, बाबू जगजीवन राम है, या फिर गोविंद वल्लभ पंत है? तो भारत के पहले गृह मंत्री आपसे पूछ रहा है, आप आंसर क्या कर दोगे? आप आंसर कर दोगे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे, ठीक है। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो आप आंसर किसको कर देंगे? आप आंसर कर देंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल को। वर्तमान में आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में गृह मंत्री कौन है, तो आप आंसर क्या करोगे? तो आप आंसर करोगे मोटा भाई अमित शाह को, ठीक है। किसको? तो अमित शाह वर्तमान में गृह मंत्री हैं। और भारत के पहले आपसे पूछा जाए तो सरदार पटेल कर देंगे। रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? बताइएगा क्या हो जाएगा। भरत होगा, मेघनाथ होगा, सुग्रीव होगा, या फिर लक्ष्मण होंगे? तो बताइएगा क्या हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए मांडवी किसकी पत्नी है, रामायण महाभारत हम लोगों ने खूब देखा है, ठीक है। बचपन में हम लोगों ने खूब देखा, आज भी टीवी पर आता रहता है ना, तो हम लोग बैठ जाते हैं देखने के लिए, ठीक है। तो बताइएगा रामायण में मांडवी किसकी पत्नी है? भारत की, मेघनाथ की, सुग्रीव की, या फिर लक्ष्मण की? क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा? तो मांडवी आपसे पूछ रहा है किसकी पत्नी है, तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, भरत जी की, ठीक है। किसकी? तो भरत जी की पत्नी का नाम क्या है? मांडवी है, ठीक है। अगर हम लोग लक्ष्मण जी की पत्नी की बात करेंगे तो लक्ष्मण जी की पत्नी का नाम क्या है? तो उर्मिला है, ठीक है। क्या है? तो लक्ष्मण जी की अगर हम लोग बात कर लेंगे तो लक्ष्मण जी की पत्नी का नाम क्या है? तो आप आंसर क्या करोगे? उर्मिला है, ठीक है। अगर आपसे सुग्रीव की पत्नी पूछ ले तो सुग्रीव की पत्नी का नाम क्या था? तो रूमा था, ठीक है। क्या था? सुग्रीव की पत्नी का नाम क्या था? रूमा था, ठीक है। और अगर आपसे मेघनाथ की पत्नी का नाम पूछ ले तो मेघनाथ की पत्नी का नाम क्या था? तो सुलोचना था, ठीक है। क्या था? तो मेघनाथ की पत्नी का नाम क्या था? तो सुलोचना था। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। प्राचीनतम वेद कौन सा है? बताइएगा क्या जाएगा। तो कौन सा वेद है जो सबसे प्राचीनतम है? देखो वेदों की संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो वेदों की संख्या कितनी है? 4 है, ठीक है। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। और सबसे प्राचीनतम वेद आपसे पूछ रहा है, क्या आंसर कर देंगे? तो ऑप्शन संख्या आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, ऋग्वेद, ठीक है। क्या है? तो ऋग्वेद है। ऋग्वेद में आपको क्या हो जाएंगे? तो 10 मंडल देखने को मिलेंगे, 1028 सूक्त देखने को मिलेंगे। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। तरला दलाल किस रूप से प्रसिद्ध है? बताएंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। तरला दलाल जो है तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? पाक कला विशेषज्ञ है, बाल मनोवैज्ञानिक है, मीडिया प्रबंधक है, या फिर शास्त्रीय नर्तकी है? तो बताइएगा इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा। और जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़े हैं, जितने लोगों ने सेशन को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया, तो आप लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को एक बार आप सभी लोग अपने अपने स्तर पर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही साथ आप मेरे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं, तो ये व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप यहाँ पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ
आप व्हाट्सएप पर मेरे साथ जुड़ेंगे तो आपको पर्सनली नोटिफिकेशन, पीडीएफ और बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहेंगी। ठीक है, चलिए तो तरला दलाल की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए आंसर कर दोगे, पाक कला विशेषज्ञ। ठीक है, क्या आ जाएगा, ऑप्शन संख्या ए आंसर कर दोगे, पाक कला विशेषज्ञ। भारत का संविधान लिखा गया था तो कितने समय में लिखा गया बताइएगा, 2 वर्ष से अधिक, किंतु 3 वर्ष से कम में, 3 वर्षों में, 3 वर्ष से अधिक अवधि में, या फिर 2 वर्षों में। तो भारत के संविधान को लिखने में कितना समय लगा, आपसे ये पूछा जा रहा है। बेसिक सा प्रश्न है, आपको पता है जो भारत का संविधान है, तो भारत के संविधान को लिखने में अगर हम लोग बात करेंगे कितना, तो 2 वर्ष, 2 वर्ष 11 माह। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो संविधान को बनाने में अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लग रहा है। इसका मतलब अगर हम लोग बात करेंगे तो 2 वर्षों में, तो 2 वर्षों में तो नहीं होगा। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे 3 वर्ष से अधिक में, तो 3 वर्ष से अधिक का समय तो नहीं लग रहा है। ठीक है, 2 वर्ष से अधिक लेकिन 3 वर्ष से कम, 3 वर्षों में क्या हो जाएगा, तो आंसर कर दोगे 2 वर्ष से अधिक लेकिन 3 वर्ष से कम समय में। ठीक है, क्या हो रहा है, भारत के संविधान को लिखने का काम हो रहा है। ठीक है, भारत का जो संविधान है वो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया, बताइएगा क्या हो जाएगा, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, 9 है, 10 है, 11 है, या फिर 8 है। तो मौलिक कर्तव्यों की बात हो रही है, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात हो रही है। और जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ये कहाँ पर, तो ये अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हमने रूस से लिया। ठीक है, कहाँ से लिया है, रूस से लिया है। और कहाँ पर हमको देखने को मिलेगा, तो हमको भाग 4 का में देखने को मिलेगा। ठीक है, कहाँ पर, तो भाग 4 का में। और आर्टिकल अगर हम लोग बात कर लेंगे कहाँ पर, तो अनुच्छेद 51 का में। ठीक है, कहाँ पर, तो आर्टिकल अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो अनुच्छेद 51 का में। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य जो है, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है, तो ये रूस से हमने स्वीकार किया है। भाग 4 का में, अनुच्छेद 51 का में आपको मौलिक कर्तव्य देखने को मिलेंगे। इनकी संख्या कितनी है, तो आंसर कर दोगे 11। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो 11 है, ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। सिप किला दर्रा अगर हम लोग बात करेंगे तो ये भारत की किस घाटी में स्थित है, तो नाभा घाटी में, कुल्लू घाटी में, चंद्रा घाटी में, या फिर सतलज घाटी में, बताइएगा क्या हो जाएगा, सिपकिला दर्रा। अच्छा देखो, जो ये सिपकिला दर्रा है ना, इसी सिपकिले दर्रे से अगर हम लोग बात करेंगे तो सतलज नदी जो है वो भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, क्या होती है, तो सतलज नदी अगर हम लोग बात करेंगे तो सतलज नदी जो है तो ये भारत में प्रवेश करती है, किस दर्रे से, तो इसी सिपकिले दर्रे से प्रवेश करती है। याद रखिएगा, सतलज नदी जो है वो भारत में क्या करती है, तो भारत में प्रवेश करती है, कौन से दर्रे से, तो सिपकिला दर्रे से। और ये सिपकिला दर्रा कहाँ पर है, तो आप आंसर क्या करोगे, ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे, सतलज घाटी में। ठीक है, कहाँ पर, तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो डी आंसर हो जाएगा, सतलज घाटी में। ठीक है, त्रिपुरा को भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया, बताइएगा क्या हो जाएगा, तो त्रिपुरा भारत का एक पूर्ण राज्य कब बन रहा है, त्रिपुरा जो है ये भारत का एक पूर्ण राज्य कब बन रहा है, 1956 में, 1972 में, 1975 में, या फिर 1947 में। त्रिपुरा जो है वो भारत का एक पूर्ण राज्य कब बन रहा है, क्या आंसर करेंगे, चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे। करेक्ट आंसर कर दोगे, ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, 1972 में। देखो 1972 की अगर हम लोग बात कर लें तो 1972 में 3 नए राज्यों का गठन हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, तो अगर हम लोग 1972 की बात करेंगे तो 1972 में 3 नए राज्य बन रहे हैं। कौन कौन से राज्य बन रहे हैं, तो देखो एक तो बन रहा है मेघालय बन रहा है। ठीक है, कौन सा, तो अगर हम लोग बात करें एक तो बन रहा है मेघालय, दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे तो दूसरा बन रहा है मणिपुर। ठीक है, कौन सा, दूसरा बन रहा है मणिपुर। और तीसरा जो बन रहा है वो कौन सा है, तो वो है त्रिपुरा। तो 1972 में अगर हम लोग बात करेंगे तो भारत में 3 नए राज्यों का गठन हो रहा है। 3 नए राज्य कौन कौन से हैं, तो मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। तो ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो बी आंसर कर दिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को किस नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रवाद का जो पहला चरण है, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भारतीय राष्ट्रवाद का जो पहला चरण है वो 1885 से लेकर के 1905 का। और इसको किस रूप में जानते हैं, तो अंतिम चरण के रूप में, आरंभिक चरण के रूप में, मध्यम चरण के रूप में, या फिर संकटपूर्ण चरण के रूप में, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न की बात करेंगे, चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। तो भारतीय राष्ट्रवाद के, ठीक है, पहले चरण को हम लोग किस रूप में जानते हैं, तो ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करिएगा, क्या आ जाएगा, चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे भाई, क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे, मध्यम। देखो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो प्रारंभिक चरण है ना, वो उदारवादियों का चरण था। ठीक है, उदारवादी उस समय क्या थे, तो नरम दल वाले थे। ठीक है, 1885 से लेकर के 1905 का जो समय, इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नरम दल वाले जो है, उदारवाद वाले जो है, तो उनका बोलबाला था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है,
तो ये लोग कौन थे? तो ये लोग मध्यम मार्गी थे। ऑप्शन संख्या क्या जाएगा? तो सी आंसर कर दोगे, ठीक है। क्या जाएगा? ऑप्शन संख्या सी आंसर कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना कहाँ पर की? तो बताइएगा क्या जाएगा? तो महात्मा गांधी की अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की है? क्या हो जाएगा? दिसंबर 1920 में, मार्च 1918 में, फरवरी 1919 में, या फिर अप्रैल 1921 में। तो क्या हो जाएगा? तो आपको पता है, अगर हम लोग बात कर ले तो 1919 में, ठीक है। क्या हो रहा है? तो 1919 में अगर हम लोग बात करेंगे तो रॉलेट एक्ट आ रहा है, ठीक है। क्या आ रहा है? तो 1919 में अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो रहा है? तो रॉलेट एक्ट आ रहा है, ठीक है। और इस रॉलेट एक्ट को काले कानून की संज्ञा दी गई, ठीक है। 1919 में क्या हो रहा है? तो सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में रॉलेट एक्ट आ रहा है। और इस रॉलेट एक्ट को क्या कहा गया है? तो इस रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा गया है। बिना वकील बिना दलील का कानून कहा गया, काला कानून कहा गया, बिना वकील बिना दलील का कानून कहा गया। और इसी के विरोध में अगर हम लोग बात करें तो गांधी जी ने क्या किया है? तो फरवरी 1919 में सत्याग्रह की स्थापना की। ऑप्शन संख्या क्या जाएगा? तो सी आंसर कर दोगे, ठीक है। रॉलेट एक्ट जिसे काला कानून कहा गया, जिसे बिना वकील बिना दलील का कानून कहा गया, इसी के विरोध में गांधी जी ने फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना की। आगे बढ़ेंगे। भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय नेता कौन थे? पहले भारतीय नेता जिन्होंने राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन किया, क्या होगा? सुब्रमण्यम अय्यर होगा, आनंद चार्लू होगा, राजा राम मोहन राय हो जाएंगे, या फिर महात्मा गांधी हो जाएंगे। इस प्रश्न का आंसर करेंगे। तो भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन करने वाले पहले भारतीय नेता आप आंसर कर दोगे, ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय हो जाएंगे, ठीक है। कौन हो जाएंगे? तो आंसर कर दोगे, ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, राजा राम मोहन राय को ध्यान रखिएगा। इनको राजा राम मोहन राय जो है, तो इनको क्या करते हैं? तो इनको आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है, ठीक है। क्या करते हैं? तो राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है, ठीक है। आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है, या फिर कहें भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है, ठीक है। क्या करते हैं? तो भारतीय पुनर्जागरण का जनक या पिता कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का पिता या फिर जनक कहा जाता है किसको? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। इनके संदर्भ में आप याद रखेंगे, राजा राम मोहन राय ने 1815 में, ठीक है, क्या किया है? तो राजा राम मोहन राय ने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की, ठीक है। किसकी? 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की। 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। 1817 में राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। 1828 में अगर हम लोग बात करेंगे तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की, ठीक है। किसकी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना की। और इन्हीं के प्रयासों से आगे चल करके 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित किया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय के परिसर में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? बताइएगा क्या हो जाएगा? तो देखो, अगर हम लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात कर लें तो इसकी स्थापना कब हो रही है? तो इसकी स्थापना हो रही है 28 दिसंबर 1885 को, ठीक है। और इसके स्थापनाकर्ता कौन है? आपसे इसके स्थापनाकर्ता कई बार पूछा गया, क्या आंसर करोगे? तो आप आंसर करोगे ए ओ ह्यूम है, ठीक है। कौन है? तो ए ओ ह्यूम ने 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। और जो कांग्रेस की स्थापना हो रही है ये बम्बई में, ठीक है। कहाँ पर? तो बम्बई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुई थी। ऑप्शन संख्या क्या करेगा? तो बी आंसर कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस कब मनाते हैं? बताइएगा क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस कब मनाते हैं? इस प्रश्न का सभी मेरे भाई बहन आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? ठीक है, तो राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? क्या आंसर कर दीजिएगा? तो 14 अगस्त हो जाएगा, 21 सितंबर हो जाएगा, 21 अक्टूबर हो जाएगा, या फिर 25 नवंबर हो जाएगा। क्या आंसर कर देंगे? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। 21 अक्टूबर को राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस मनाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? तो राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस मनाते हैं कब? 21 अक्टूबर को। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित है? देखो, विजयनगर की हम लोग बात करें तो यहाँ से प्रश्न हमेशा बनता है। विजयनगर की स्थापना कब हो रही है? 1336 में हो रही है। और किसने स्थापना की थी? तो आप कहोगे हरिहर और बुक्का नामक दो भाई हैं। और इन लोगों ने क्या किया? हरिहर और बुक्का नामक इन दोनों भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की है, ठीक है। विजयनगर जो है, विजयनगर की राजधानी अगर आपसे पूछ ले कि विजयनगर की राजधानी क्या थी, विजयनगर की स्थापना हो रही थी, इसकी राजधानी भी कुछ रही होगी। तो राजधानी आपसे पूछा जाए तो आप राजधानी कहोगे हम्पी थी, ठीक है। क्या थी? तो विजयनगर की राजधानी क्या थी? हम्पी थी। विजयनगर की जब स्थापना हो रही है,
विजयनगर की जब स्थापना हो रही है उस समय आपसे दिल्ली में पूछा जाए कि दिल्ली में कौन राजा था, अगर आपसे पूछ ले कि उस समय दिल्ली में कौन राजा था, तो आप कहोगे मोहम्मद बिन तुगलक था। ठीक है, कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हो रही है। हरिहर और बुक्का स्थापना कर रहे हैं, राजधानी है हम्पी। साथ ही साथ आपको याद रखना जो ये विजयनगर साम्राज्य है इसमें कुल 4 राजवंशों ने शासन किया। कितने? 4 राजवंशों ने शासन किया, उनका क्रम आपको याद रखना। सबसे पहले संगम वंश ने शासन किया, इसके बाद अगर हम लोग बात कर लेंगे तो सुल्लू वंश ने शासन किया, इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो तुल्लु वंश ने शासन किया, और इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो अराविडु वंश ने शासन किया। तो याद रखिएगा विजयनगर में अगर हम लोग बात करेंगे तो कुल 4 राजवंशों ने शासन किया। इसके बाद विजयनगर साम्राज्य का क्या हो जाएगा? पतन हो जाएगा। ठीक है, तो 4 राजवंशों ने शासन किया विजयनगर में, संगम, सुल्लू, तुल्लु और अराविडु। ठीक है, विजयनगर राज्य कौन सी नदी के किनारे? क्या आंसर करेंगे? तो ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, तुंगभद्रा नदी। ठीक है, कौन सी? तो आंसर क्या कर देंगे? तो ऑप्शन संख्या सी आंसर कर देंगे, तुंगभद्रा नदी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन। एक सामान्य त्रुटि का पता लगाने की जो कोड है सीआरसी, तो सीआरसी का फुल फॉर्म क्या है? चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? तो सीआरसी का आपसे फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे, और जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़े हैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को आप लोग लाइक और शेयर कर दिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा, और मैंने आप लोगों को चैट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। साथ ही साथ मैंने आपको अपना व्हाट्सअप नंबर भी दिया, तो व्हाट्सअप पर भी आप लोग मेरे साथ जुड़ जाइए, जहाँ पर आपको पर्सनल नोटिफिकेशन, पीडीएफ और बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहती हैं। साथ ही साथ आपको कोई डाउट है तो भी आप वहाँ पर मुझे मेरे साथ, ठीक है, मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो सीआरसी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे, साइक्लिकल रिड्यूडेंसी कोड हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या करेंगे? तो डी आंसर कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, भारत के राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण संगठन को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत किस वर्ष स्थापित किया गया? इस प्रश्न का आंसर करेंगे भाई, क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे तो भारत के राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण संगठन को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत कब स्थापित किया गया? इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? चलो जल्दी से बताइएगा, क्या हो जाएगा? 1757 होगा, 1760 होगा, 1767 होगा, या फिर 1770 हो जाएगा? क्या आंसर कर देंगे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, 1767 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या क्या कर देंगे? तो सी आंसर कर देंगे, 1767 हो जाएगा। ऑप्शन संख्या सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, उत्तर प्रदेश राज्य में टिहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरा किया? देखो पहले अगर हम लोग बात करें तो पहले ये क्या था, जो ये टिहरी बांध है ये पहले कहाँ पर था? तो पहले ये उत्तर प्रदेश में था। ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ? फिर आपको पता है कि 9, ठीक है, क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करेंगे 9 नवंबर 2000 को, ठीक है, कब? तो 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर के क्या हो गया? उत्तराखंड एक नया राज्य बन गया। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर के एक नया राज्य बन गया उत्तराखंड। तो ये टिहरी बांध अब कहाँ पर है? तो टिहरी बांध अब वर्तमान में उत्तराखंड में। ठीक है, साथ ही साथ आपको याद रखना है जो टिहरी बांध है, ठीक है, तो ये कौन सी नदी पर? तो ये भागीरथी नदी पर है। ठीक है, कौन सी? तो अगर हम लोग टिहरी बांध की बात करेंगे तो टिहरी बांध जो है ये कौन सी नदी पर है? तो ये भागीरथी नदी पर है। साथ ही साथ आपको एक और चीज याद रखनी है कि जो टिहरी बांध है तो ये भारत का क्या है? तो ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, क्या है? तो अगर हम लोग बात करेंगे टिहरी बांध की, तो टिहरी बांध क्या है? तो ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, तो टिहरी बांध पहले उत्तर प्रदेश में था, अभी उत्तराखंड में चला गया। उत्तराखंड एक नया राज्य बन रहा है 9 नवंबर 2000 को। टिहरी बांध जो है ये भागीरथी नदी पर है और देश का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, और किस देश के सहयोग से इसको कंप्लीट करने का काम किया गया है? क्या आंसर कर देंगे? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, सोवियत रूस के माध्यम से। ठीक है, क्या इसका? तो ऑप्शन संख्या डी आंसर करेंगे, सोवियत रूस की मदद से। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस तिथि को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाते हैं? बताइएगा क्या हो जाएगा? तो सांख्यिकी दिवस अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा? तो विश्व सांख्यिकी दिवस आपसे पूछ रहा है। ठीक है, देखो राष्ट्रीय वाला अगर आपसे पूछा जाए तो राष्ट्रीय वाला जो सांख्यिकी दिवस है वो हम लोग कब मनाते हैं? तो आप आंसर करोगे 29 जून को। ठीक है, कब? तो 29 जून को पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस को हम लोग राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। ठीक है, किसके जन्म दिवस को? तो आप आंसर करोगे किसको? पीसी महालनोबिस। ठीक है, कौन है? तो पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस को हम लोग क्या करते हैं? तो पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस को 29 जून को हम लोग राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाते हैं। आपसे क्या कर रहा है? आपसे राष्ट्रीय नहीं, आपसे विश्व सांख्यिकी दिवस पूछ रहा है। विश्व सांख्यिकी दिवस क्या हो जाएगा? चलो जल्दी से सारे मेरे भैया आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? विश्व सांख्यिकी दिवस अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से बताएंगे।
चलिए जल्दी बताएंगे क्या आ जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें तो ये हो रहा है आपका कब, 20 अक्टूबर को। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो सी आंसर करिएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, 20 अक्टूबर को। हाल ही में चर्चा में प्रज्ञानंदा किस खेल से संबंधित है, बताएंगे क्या आ जाएगा। क्रिकेट है, बैडमिंटन है, शतरंज है या फिर टेनिस। हाल ही में चर्चा मेरे प्रज्ञानंदा की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये जो है ये किस खेल से संबंधित है। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा। सभी मेरे भाई बहन आंसर करेंगे, क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर कर दोगे। ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, शतरंज से। ठीक है, किससे, तो ये शतरंज से संबंधित है। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो सी आंसर कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है, तो बताइएगा क्या आ जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें तो भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है, तो इस प्रश्न का आंसर करना है। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग भारत के संविधान में बात करें तो किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है, तो क्या आंसर करोगे। राष्ट्रपति है, भारत के राज्यपाल है, भारत के मुख्य न्यायाधीश है या फिर भारत के उपराष्ट्रपति है। तो किसके खिलाफ महाभियोग जो है वो नहीं चलाया जा सकता है, क्या आंसर करेंगे। तो आंसर कर दोगे आप ऑप्शन संख्या बी, राज्य के राज्यपाल। देखो राज्य के राज्यपाल को हटाने का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, अगर हम लोग भारत में बात करें तो भारत में जो राज्यों के राज्यपाल होते हैं ना, उनको हटाने का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, इनका कार्यकाल प्रसाद पर्यंत होता है। जब राष्ट्रपति इनसे त्यागपत्र मांग लेगा तो इनको अपना त्यागपत्र देना होगा। बाकी अगर इनको हटाने की बात हो तो इनको हटाने का कोई भी प्रावधान हमारे संविधान में नहीं है। तो ऑप्शन संख्या क्या जाएगा, तो बी आंसर कर देंगे। ठीक है, कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है, बताइएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर में जो डेटा होता है तो उसका किस रूप में भंडारण होता है, तो ये आप लोगों से पूछ रहा है। ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, डेसिमल या फिर बाइनरी। तो कौन से फॉर्म में कंप्यूटर में डेटा का स्टोरेज होता है, भंडारण होता है, क्या आंसर कर देंगे। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे, जल्दी से बताएंगे क्या आ जाएगा। करेक्ट आंसर कर दोगे, ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, बाइनरी फॉर्म में। ठीक है, क्या आ जाएगा, तो कंप्यूटर में जो डेटा होता है उसका स्टोरेज किस फॉर्म में होता है, बाइनरी फॉर्म में होता है। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। भारत संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया। बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही महत्वपूर्ण सा प्रश्न, बताइएगा। तो संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत अगर हम लोग बात करें तो भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया। अनुच्छेद 15 होगा, अनुच्छेद 16 होगा, अनुच्छेद 17 होगा या फिर अनुच्छेद 18 हो जाएगा। जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा। तो किस भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया, क्या आंसर कर देंगे। तो ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे। आपको आपने पढ़ा होगा समानता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 18 में क्या किया गया, उपाधियों का अंत किया गया। ठीक है, क्या किया गया। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। ठीक है, और इसी से संबंधित है आपका क्या, भारत रत्न और पद्मश्री। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो डी आंसर कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। भारत में कृषि आयकर किसके द्वारा लगाया जाता है, बताएगा। तो क्या हो जाएगा, तो भारत में कृषि आयकर किसके द्वारा लगाया जाता है, स्थानीय सरकारों के द्वारा, राज्य सरकारों के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा या फिर केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा। तो अगर हम लोग बात करेंगे भारत में, तो भारत में कृषि आयकर किसके द्वारा लगाया जाता है। चलिए जल्दी से बताइएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण ये सेशन है। और जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़े हैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा, सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। साथ ही साथ आपको मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर भी दिया। ठीक है, क्या किया, तो मैंने अपना आप लोगों को व्हाट्सअप नंबर दिया। तो व्हाट्सअप पर आप नहीं जुड़े हो तो आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा। ठीक है, यहाँ पर आप मैसेज कर देंगे तो आपको पर्सनली नोटिफिकेशन और बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो है तो वो आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। ठीक है, 9807792861। अगर हम लोग भारत में कृषि आयकर की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, किसके, तो अगर हम लोग बात करेंगे किसके द्वारा, तो राज्य सरकार के द्वारा लगती है। कृषि क्या है, कृषि जो है वो राज्य सूची का विषय। अगर राज्य सूची का विषय है तो जो इस पर टैक्स लगाएगा वो कौन लगाएगा, तो राज्य सरकार लगाएगी। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इनमें से कौन सा एक द्रव्यता अनुपात है, तो अगर हम लोग बात करेंगे कौन सा एक लिक्विडिटी रेशियो है। अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो इनमें से कौन सा एक द्रव्यता अनुपात है, कौन सा एक लिक्विडिटी रेशियो है। पूंजी पर रिटर्न, चालू अनुपात, परिसंपत्ति टर्नओवर या फिर ऋण में शेयर पूंजी अनुपात, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो इसमें अगर हम लोग बात करेंगे तो कौन लिक्विडिटी रेशियो से संबंधित है, क्या हो जाएगा, कौन सा एक द्रव्यता अनुपात से संबंधित है। आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी, चालू अनुपात हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या क्या कर देंगे, तो ऑप्शन संख्या
बी आंसर कर देंगे, चालू अनुपात हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो मौलिक कर्तव्य के संदर्भ में भी हम लोगों ने पढ़ा था ना कि मौलिक कर्तव्य हमने रूस से लिया है। मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। मौलिक कर्तव्य का उल्लेख भाग 4 का अनुच्छेद 51 का में। कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है आपसे पूछा जा रहा, बताइएगा क्या हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य हमने कहां से, तो हमने रूस से लिया है। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख कहां पर है, तो आप कहोगे भाग कहां पर, तो भाग 4 का में है। ठीक है, अनुच्छेद की अगर हम लोग बात कर लें, अनुच्छेद कहां पर है, तो अनुच्छेद अगर हम लोग बात कर लेंगे 51 का में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। ठीक है, और इनकी संख्या अगर आपसे बोले कि मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज की संख्या कितनी है, तो आप आंसर क्या करोगे, तो आप आंसर करोगे 11 है। ठीक है, तो लोक चुनाव में वोट डालना, वैज्ञानिक कागजों को विकसित करना, लोक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान को मानना और उसके आदर्शों को मानना, क्या हो जाएगा, कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या ए, लोक चुनाव में वोट डालना, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है, क्या हो जाएगा, नहीं पूछ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो क्या आंसर करोगे, तो लोक चुनाव में वोट डालना ये मौलिक कर्तव्य नहीं। आगे बढ़ेंगे। किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि की, तो बताइएगा। तो अगर हम लोग तिलहन की बात कर लें, तिलहन, दलहन, सरसों, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो तिलहन, दलहन, सरसों के उत्पादन में कौन कौन सी क्रांति ने, हरित क्रांति ने, स्वर्ण क्रांति ने, श्वेत क्रांति ने, या फिर पीली क्रांति, तो क्या हो जाएगा, तो किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि की है, क्या हो जाएगा, तो पीली क्रांति कर देंगे, ऑप्शन संख्या डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सी क्रांति, तो आंसर कर दोगे पीली क्रांति। ठीक है, अच्छा, साथ ही साथ आपको याद रखना है जो ये पीली क्रांति है, तो पीली क्रांति के प्रमुख कौन माने जाते हैं, तो आप आंसर करोगे किसको, सैम पित्रोदा को। ठीक है, किसको, तो याद रखिएगा सैम पित्रोदा जो है, तो ये क्या है, तो ये पीली क्रांति के जनक माने जाते हैं। ठीक है, कौन है, तो अगर हम लोग भारत में पीली क्रांति के प्रमुख की बात करें कौन है, तो सैम पित्रोदा। कौन सा भोजन है जो तुरंत हमको शक्ति प्रदान करता है, कौन सा भोजन है जो हमको क्या करता है, हमको इंस्टेंट एनर्जी देता है, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो आपने टीवी में कई बार ऐड देखा होगा ना कि गर्मी में कोई बच्चा है स्कूल से जो है वापस आ रहा है और सूर्य भगवान क्या कर रहे हैं, सूर्य भगवान उसकी पूरी एनर्जी एकदम है ना ले लिए हैं, बेचारा एकदम कमजोर हो गया, और फिर क्या करता है, फिर वो बैग से, ठीक है, ग्लूकॉन डी निकालता है, पीता है, और उसके अंदर तुरंत इंस्टेंट एनर्जी आ जाती है। ठीक है, तो तुरंत शक्ति के लिए अगर हम लोग बात करेंगे, त्वरित तो ऊर्जा के लिए अगर हम लोग बात करेंगे, तो क्या हो जाएगा, तो ग्लूकोज। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो आप ग्लूकॉन डी जो पीते हो, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ग्लूकोज। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, तो ये तुरंत शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, हमारे जितने एथलीट होते हैं तो वो त्वरित ऊर्जा के लिए क्या करते हैं, तो वो त्वरित ऊर्जा के लिए यही ग्लूकोज ही पीते हैं। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो डी आंसर कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। मोनोजाइट किसका अयस्क है, चलो जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा, तो मोनोजाइट किसका अयस्क है, इस प्रश्न का आंसर करना है। चलिए जल्दी से बताइएगा, तो जर्कोनियम होगा, थोरियम होगा, टाइटेनियम होगा, या फिर लव हो जाएगा। तो मोनोजाइट किसका अयस्क है, चलो इस प्रश्न का आंसर करिएगा क्या हो जाएगा। तो मोनोजाइट अगर हम लोग बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये जो है किसका अयस्क है, आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या बी, थोरियम का। ठीक है, किसका, तो थोरियम का अयस्क है। और ये मिलता कहाँ पर, तो अगर हम लोग भारत में बात करें, भारत में ये किस राज्य में मिलता है, तो आप आंसर करोगे केरल में। ठीक है, मोनोजाइट भारत में अगर आपसे पूछा जाए किस राज्य में मिलता है, तो आप आंसर क्या करोगे, तो आप आंसर करोगे केरल में। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन संख्या बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसके शासन काल में मुगलों और मराठों के बीच में संघर्ष प्रारंभ हुआ। ठीक है, क्या कर रहा है, आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के समय में अगर हम लोग बात करेंगे, तो मराठों और मुगलों के बीच संघर्ष प्रारंभ हुआ है। अकबर है, जहांगीर है, शाहजहां या फिर औरंगजेब है, तो बताइएगा क्या जाएगा, तो किसके समय में। ठीक है, किसके समय में क्या हो रहा है, तो मराठों और मुगलों के बीच में संघर्ष प्रारंभ होगा। क्या आंसर करेंगे, तो ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे, औरंगजेब के समय। ठीक है, किसके समय में, तो औरंगजेब के समय में क्या हो रहा है, तो ये संघर्ष प्रारंभ हो रहा है। ऑप्शन संख्या क्या जाएगा, तो डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या जाएगा, तो ऑप्शन संख्या डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, एक सहकारी समिति के गठन के लिए न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए, बताइएगा। तो एक सहकारी समिति का गठन कर रहा। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले कि सहकारी जो समिति है, ठीक है, क्या है, तो अगर आपसे पूछ ले कि जो ये सहकारी समिति है, इस सहकारी समिति का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया। ठीक है, अगर आपसे बोले कि सहकारी समिति जो है, तो सहकारी समिति का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया, तो आप आंसर क्या करोगे, तो आप आंसर करोगे भाग 9। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो भाग 9 खा में। ठीक है, कहां पर, तो भाग 9 खा में सहकारी समिति का उल्लेख किया गया। अच्छा, जरा मुझे आप लोग कमेंट करके बताइएगा, सहकारी समिति से कौन सा संशोधन जुड़ा है, जरा ये मुझे बताओ। तो सहकारी समिति से कौन सा संशोधन जुड़ा है, जरा ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सहकारी समिति के गठन के लिए न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या डी होनी चाहिए 10। ठीक है, कितने, तो न्यूनतम सदस्यों की संख्या हो जानी चाहिए 10। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। पश्चिमी घाट क्या है, तो पर्वत है, पठार
पठार हैं, पठारों का ढलान है, या फिर पहाड़ियां। पश्चिमी घाट, देखो जो पश्चिमी घाट होता है ना, पश्चिमी घाट को हम लोग सह्याद्री भी कहते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, तो पश्चिमी घाट को हम लोग सह्याद्री भी कहते हैं, याद रखिएगा। पश्चिमी घाट को हम लोग क्या करेंगे, तो पश्चिमी घाट को हम लोग सह्याद्री भी कहते हैं। और पश्चिमी घाट जो है वो क्या है, तो पर्वत है, पठारों का ढलान है, पठार है, या फिर पहाड़ियां हैं। तो क्या हो जाएगा, तो पश्चिमी घाट जो है ये पठारों का ढलान है। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो सी आंसर हो जाएगा। पश्चिमी घाट को हम लोग सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अपने स्वयं के प्रयोग के लिए मालिक के द्वारा लिए गए वस्तुओं के मूल्य को किस खाते में क्रेडिट किया जाता है, तो बिक्री खाता, खरीद खाता, निकासी खाता, या फिर पूंजी खाता। तो अगर मान लिया अपने स्वयं के प्रयोग के लिए जो ऑनर है, जो मालिक है, वो क्या कर रहा है, वो खाते में से पैसा निकाल रहा है, ठीक है, अपने अपने खर्च के लिए, अपने पर्सनल खर्च के लिए वो पैसे निकाल रहा है, तो उसको, ठीक है, खाते में कहाँ पर क्रेडिट करेगा, बिक्री खाता में, निकासी खाता में, खरीद खाता में, या फिर पूंजी खाते में। चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर कर देंगे भैया, क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर कर देंगे, क्या आ जाएगा, तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, खरीद खाते में, ठीक है। अपने पर्सनल यूज के लिए क्या कर रहा है, कुछ खरीदने के लिए क्या कर रहा है, वो पैसों को निकाल रहा है, तो वो कहाँ पर इसको मेंशन करेगा, तो खरीद खाते में। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो सी आंसर कर देंगे, ठीक है। कहाँ पर, ऑप्शन संख्या सी। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से किस निम्नलिखित किन सम्राटों के शासन काल में भारत का पहला मुद्रा रुपया, तो रुपया मुद्रा की हम लोग बात करेंगे, तो किसके समय में रुपया मुद्रा की शुरुआत हो रही है, बताएगा क्या आ जाएगा, तो किसके समय में रुपया मुद्रा की शुरुआत होगी, तो अकबर है, शेरशाह सूरी है, हुमायूं है, या फिर समुद्रगुप्त है। चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर कर देंगे, क्या आ जाएगा, क्या आंसर कर दोगे, तो अगर हम लोग बात करेंगे क्या आ जाएगा, तो जो पहली जो रुपया मुद्रा है इसकी शुरुआत किसके समय में, तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, शेरशाह सूरी के समय में, ठीक है। और शेरशाह सूरी जो है, तो इनका मकबरा कहाँ पर है, तो आप आंसर करोगे सासाराम में, ठीक है। कहाँ पर, तो बिहार में सासाराम में अगर हम लोग बात करेंगे तो शेरशाह सूरी का मकबरा है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। शहद का प्रमुख घटक क्या है, तो ग्लूकोज है, सुक्रोज है, माल्टोज है, या फिर फ्रक्टोज है, बताइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शहद का मुख्य घटक क्या है, ग्लूकोज है, सुक्रोज है, माल्टोज है, या फिर फ्रक्टोज है, क्या आंसर करेंगे, शहद का मुख्य घटक क्या है, आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, फ्रक्टोज है, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो आंसर क्या कर देंगे, तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो डी आंसर कर देंगे, फ्रक्टोज है, ऑप्शन संख्या डी। इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं होता, डायमंड में नहीं होता, ग्रेफाइट में नहीं होता, कोयले में नहीं होता, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन ऐसा है जिसमें कार्बन नहीं होता है, क्या आंसर करिएगा, चलिए जल्दी बताएंगे, तो इनमें से कौन ऐसा है जिसमें कार्बन नहीं होता है, क्या हो जाएगा, तो देखो डायमंड में भी कार्बन होता है, ठीक है। क्या होता है, डायमंड में भी हम लोग बात करेंगे कार्बन होता है, कोयले में भी कार्बन होता है, और ग्रेफाइट में भी कार्बन, तो इन सभी में होता है। तो आपसे पूछ रहा है किसमें कार्बन नहीं होता है, तो क्या आंसर कर दोगे, ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें कार्बन ना पाया जाता, ठीक है। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें क्या हो, जिसमें कार्बन ना पाया जाता, इन सब में कार्बन मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, तो सेब है, आंवला है, अमरूद है, या फिर दूध है। देखो विटामिन सी के संदर्भ में आपको जो है, ठीक है, तीन चीजें याद रखनी। पहली चीज तो आपको याद रखना है कि विटामिन सी जो है इसका रासायनिक नाम क्या है, तो आप आंसर करोगे एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। क्या है, तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, तो आप आंसर करोगे क्या हो जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड है, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड है। दूसरी चीज आपको याद रखना है कि जो विटामिन सी होता है ये क्या होता है, तो ये जल में घुलनशील होता है, ठीक है। क्या होता है, तो दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है वो क्या होता है, तो वो आपको याद रखना है कि जो विटामिन सी है, तो ये क्या होता है, तो ये जल में घुलनशील होता है, रासायनिक नाम क्या है, स्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी रोग हो जाता है, ठीक है। कौन सा, तो स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, तो आंसर क्या कर देंगे, तो विटामिन सी जो है आपको खट्टे फलों में देखने को मिलेगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या सी कर दोगे, सॉरी बी कर दोगे, आंवला, ठीक है। आंवला हो गया, नींबू हो गया, तो इन सब में आपको विटामिन सी देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया था, बताइएगा क्या जाएगा, तो अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में कौन सा दिवस मनाया जाता है, चलिए जल्दी बताइएगा। तो अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाते हैं, 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर को, 3 दिसंबर को, 25 दिसंबर को, या फिर 31 दिसंबर को, तो बताइएगा क्या जाएगा। तो देखो 1 दिसंबर की हम लोग बात करेंगे तो 1 दिसंबर को एड्स जागरूकता दिवस मनाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, तो एड्स जागरूकता दिवस मनाते हैं 1 दिसंबर को, ठीक है। 25 दिसंबर की हम लोग बात करेंगे तो 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जो है तो इनका जन्म दिवस है 25 दिसंबर को, और 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाते हैं, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस को मनाते हैं, तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा 3 दिसंबर को, ठीक है। क्या करेंगे, तो अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाएंगे। इनमें से कौन सा कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने से संबंधित, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो कौन सा कंप्यूटर है जो एनालॉग आउटपुट को क्या कर रहा है, डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने के लिए
परिवर्तित करने से संबंधित है? डिजिटल कंप्यूटर है, एनालॉग कंप्यूटर है, हाइब्रिड कंप्यूटर है या फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर है? चलिए जल्दी से बताएंगे, इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करिएगा, क्या हो जाएगा। चलो जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे। आपसे क्या कह रहा है, कौन सा कंप्यूटर है जो एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने से संबंधित है? तो डिजिटल कंप्यूटर है, एनालॉग है, हाइब्रिड है या फिर मेन फ्रेम? क्या आंसर हो जाएगा, तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, एनालॉग कंप्यूटर है। ठीक है, क्या आ जाएगा, तो एनालॉग कंप्यूटर है जो एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में क्या करता है, ट्रांसफॉर्म करता है, परिवर्तित करता है। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो बी आंसर कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। किसने बंगाल में अस्थायी उपनिवेश की शुरुआत की? तो बताइएगा क्या हो जाएगा। तो बंगाल में अगर हम लोग बात करें तो अस्थायी उपनिवेश की शुरुआत किसने की है? कर्जन ने की है, विलियम बेंटिक ने की है, डलहौजी ने की है या फिर कार्नवालिस ने की है? तो क्या हो जाएगा, तो चलिए बताइएगा क्या हो जाएगा। तो अस्थायी उपनिवेश या फिर इसी को हम लोग और क्या कहेंगे, इसी अस्थायी उपनिवेश को ही हम लोग और क्या कह सकते हैं, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, अस्थायी बंदोबस्त कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, तो इसी को हम लोग अस्थायी अस्थायी बंदोबस्त भी कह सकते हैं। इसी को हम लोग और क्या कर सकते हैं, तो इसी को हम लोग जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तो इसी को हम लोग जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं। ठीक है, जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं। इसी को हम लोग और क्या करते हैं, तो इसी को हम लोग इस्तमरारी व्यवस्था भी कहते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, तो इसी को हम लोग इस्तमरारी व्यवस्था भी कहते हैं। तो ये जो है एक टैक्सेशन सिस्टम था, भू राजस्व प्रणाली थी। ठीक है, जो बंगाल बिहार उड़ीसा वाले क्षेत्र में लागू थी। 19% क्षेत्र पर लागू थी। कितने, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो देश में 19% क्षेत्र पर बंगाल बिहार उड़ीसा वाला जो क्षेत्र है, तो यहाँ पर भू राजस्व व्यवस्था लागू थी, जिसको अस्थायी बंदोबस्त, जमींदारी व्यवस्था या इस्तमरारी व्यवस्था के नाम से जानते हैं। और इसकी शुरुआत कौन कर रहे हैं, तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, कॉर्नवालिस हो जाएगी। ठीक है, कौन हो जाएंगे, तो ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे, कॉर्नवालिस हो जाएगी। ठीक है, साथ साथ याद रखना है जो कॉर्नवालिस है, इनको भारत में पुलिस सेवा या सिविल सेवा का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, क्या करेंगे, तो पुलिस सेवा या फिर आपसे क्या कर ले, या फिर आपसे सिविल सेवा की बात कर ले, तो पुलिस सेवा या सिविल सेवा का जनक किसको मानते हैं, तो अगर हम लोग बात करें तो पुलिस सेवा या सिविल सेवा का जनक जो है वो कार्नवालिस को मानते हैं। साथ ही साथ आपको याद रखना है जो ये कार्नवालिस है, तो इसको उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में दफनाया गया। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो जो लॉर्ड कॉर्नवालिस, अगर हम लोग इनकी बात करेंगे तो इनको कहां पर, तो इनको उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में दफनाया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। बीसीजी का टीका किसके विरुद्ध रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है? तो बीसीजी का जो टीका होता है तो वो किसके विरुद्ध अगर हम लोग बात करेंगे तो रोग प्रतिरोधक शक्ति जो है प्रदान करता है। तो पोलियो माइलिटिस हो जाएगा, टिटनेस हो जाएगा, ट्यूबरकुलोसिस हो जाएगा या फिर कोकोर खांसी हो जाएगा। तो बीसीजी का टीका जो है वो किसके किसके विरुद्ध प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाने के लिए, सुरक्षा के उद्देश्य से दिया जाता है, रक्षा के उद्देश्य से? आंसर कर दोगे ट्यूबरकुलोसिस। ऑप्शन संख्या क्या जाएगा, तो बी आंसर कर देंगे, क्या जाएगा, ट्यूबरकुलोसिस हो जाएगा। ऑप्शन संख्या बी जितने मेरे भाई आंसर करेंगे बिल्कुल एकदम करेक्ट। ठीक है, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना है? तो बाल गंगाधर तिलक होंगे, गोपाल कृष्ण गोखले होंगे, दादा भाई नौरोजी होंगे या फिर भीमराव अम्बेडकर होंगे? तो गांधी जी ने अपना राजनैतिक गुरु किसको माना है, बताइएगा क्या जाएगा, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर बी आर अम्बेडकर? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या बी। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, कौन हो जाएंगे, तो गोपाल कृष्ण गोखले जो है ये गांधी जी के राजनैतिक गुरु माने जाते। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। अच्छा, गोखले के संदर्भ में आपको दो चीजें याद रखनी। ठीक है, दो क्या एक्चुअली तीन चीजें आपको याद रखनी। ठीक है, पहली चीज तो याद रखनी है कि जो गोखले हैं ये ध्यान रखिएगा, ये गांधी और जिन्ना दोनों के राजनैतिक गुरु। ठीक है, किसके किसे, तो अगर हम लोग बात करेंगे गांधी और जिन्ना, ठीक है, दोनों के राजनैतिक गुरु कौन है, तो ये हैं गोपाल कृष्ण गोखले। दूसरी चीज इनके संदर्भ में जो आपको याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि गोपाल कृष्ण गोखले ने क्या किया है, तो इन्होंने 1905 में, ठीक है, 1905 में क्या किया, तो बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की। कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की। तीसरी चीज आपको याद रखना है कि जो गोपाल कृष्ण गोखले इन्होंने 1905 में क्या किया, तो इन्होंने 1905 में भारत सेवक समाज, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। ठीक है, क्या किया, तो इन्होंने भारत सेवक समाज, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। और कब की है, तो 1905 में की है। ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जलराशि कौन सी? तो देखो अगर हम लोग बात कर ले तो ये है हमारा प्यारा भारत है। ठीक है, ये हमारा प्यारा भारत है। और यहाँ पर हम लोग बात कर लें क्या है, तो यहाँ पर हम लोग बात कर लें तो यहाँ पर है श्रीलंका। और इनके बीच में एक जलराशि है और वो जलराशि क्या कर रही है, भारत और श्रीलंका को अलग कर रही है।
कौन सी है? तो ग्रेट चैनल है, 8 डिग्री चैनल है, 10 डिग्री चैनल है, या फिर पाक जल संधि। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या सी, पाक जल संधि। ठीक है, कौन जाएगा? तो ऑप्शन संख्या क्या करेंगे? तो सी आंसर करेंगे, पाक जल संधि। ठीक, आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। वास्को डिगामा किस वर्ष कालीकट उतरा था? ठीक है, तो वास्को डिगामा के संदर्भ में हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। वास्को डिगामा जो है ये क्या था? तो ये पहला पुर्तगाली यात्री था, ठीक है, जो भारत आ रहा है। ठीक है, पहला विदेशी है, पहला यूरोपीय है, पहला व्यक्ति है जो क्या कर रहा है? जो भारत के समुद्री मार्ग की खोज कर रहा है। भारत आने वाला पहला पुर्तगाली यात्री है, भारत आने वाला पहला यूरोपीय यात्री है, भारत आने वाला पहला विदेशी यात्री है। और इसने क्या किया? इसने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की है। ठीक है, कहाँ पर ये पहुंचता है? तो केरल में अगर हम लोग बात करेंगे तो केरल में कालीकट बंदरगाह। ठीक है, कौन सा? तो केरल में कालीकट बंदरगाह है और यहाँ पर ये पहुंच रहा है। और यहाँ के जो स्थानीय राजा हैं जिनका नाम क्या है? जिनका नाम है जमोरिन या जमोरियन। ठीक है, क्या नाम है? जिनका नाम है जमोरिन या जमोरियन। तो वो क्या कर रहा है? तो वो इनका स्वागत कर रहा है। ठीक है, और ये किस वर्ष? आंसर क्या कर देंगे? ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1498 में। ठीक है, कब? तो आंसर क्या कर देंगे? तो ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, 1498 में। उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति है जो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? बताइएगा क्या हो जाएगा? तो कौन सी जनजाति है? उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति है जो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? क्या आंसर करेंगे? तो सहरिया होगा, थारू होगा, भोटिया हो जाएगा, पहरिया हो जाएगा। बताइएगा क्या हो जाएगा? तो कौन सी जनजाति है जो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? आंसर क्या कर देंगे? आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, थारू जनजाति। ठीक है, कौन सी? तो उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति जो है ये दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। ठीक है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 में किसकी व्याख्या की? बताइएगा। तो अनुच्छेद 243 का संबंध किससे है? भारतीय संविधान में अगर हम लोग बात करेंगे तो अनुच्छेद 243 का संबंध किससे? क्या आंसर कर दिएगा? तो आप आंसर कर दोगे किसके? भूमि सुधार से, पंचायती राज प्रणाली से, मौलिक कर्तव्य से, या फिर राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों से। क्या हो जाएगा? तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या बी, पंचायती राज प्रणाली। देखो, पंचायती राज व्यवस्था जो है ना, इसका 2 जगहों पर उल्लेख किया गया। ठीक है, कहाँ कहाँ पर? इसका अगर हम लोग बात करेंगे तो 2 स्थानों पर उल्लेख किया गया। कहाँ कहाँ पर किया गया है? क्या आंसर करोगे? तो देखो, एक तो किया गया अनुच्छेद 40 में नीति निर्देशक तत्व में, और दूसरा जो किया गया वो किया गया अनुच्छेद 243 में। ठीक है, तो ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो बी आंसर हो जाएगा। पंचायतों के संदर्भ में आपको याद रखना है किसका उल्लेख कहाँ पर किया गया? तो इसका उल्लेख अगर भाग पूछा जाएगा तो भाग कहोगे 9 में, और अनुसूची अगर आपसे पूछ ले कि अनुसूची क्या है, किस अनुसूची में पंचायतों का उल्लेख है, तो आंसर करोगे 11। अगर आपसे पंचायतों से संबंधित संशोधन पूछ ले कि पंचायतों से कौन सा संशोधन संबंधित है, तो आप आंसर करोगे कौन सा? 73वां संशोधन 1992। ठीक है, ये क्या है? तो ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। ऑक्सीजन की खोज किसने की है? तो बताइएगा क्या आ जाएगा? तो ऑक्सीजन की खोज किसने की है? क्या आंसर हो जाएगा? चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे। ऑक्सीजन की खोज किसने की है? रोनाल्ड ने, प्रिस्टले ने, जॉन नेपियर ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, प्रिस्टले ने। ठीक है, किसने? तो ऑक्सीजन की खोज किसने की है? तो प्रिस्टले ने किया। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग इतने ही प्रश्नों को करने वाले हैं। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही साथ चैट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिख रहा है, तो टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाइएगा। साथ ही साथ आप व्हाट्सएप से हमारे साथ जुड़ जाएं, तो व्हाट्सएप पर अगर आप मेरे साथ जुड़ेंगे तो आपको पर्सनली नोटिफिकेशन, पीडीएफ और बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो आपको करना क्या है? तो आपको इस नंबर पर एक छोटा सा मैसेज कर देना। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए हम लोग बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी मेरे भाई बहनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।